नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने DRDO के द्वारा बनाए गए 30 किलोवाट के लेजर आधारित यानी कि लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का परीक्षण किया है अपने INS जल अश्वा से, जो कि एम्फीबियस लैंडिंग डॉक है। आपको मैं बता दूं कि ये जो 30 किलोवाट का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है, इसका इस्तेमाल कम कीमत वाले एयर डिफेंस वेपन के तौर पर किया जाएगा, जो कि ड्रोन, छोटे सरफेस वेसल्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सकता है। और DRDO की योजना है कि वो इस तरीके के 15 शिप बेस्ड यानी कि जहाज आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को तैयार कर रहा है फेज 1 के तहत। इसके अलावा दोस्तों DRDO 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को भी बना रहा है, जो कि प्रोजेक्ट दुर्गा 2 के तहत हो रहा है। और इसको समुद्र, हवा और जमीन आधारित जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर लगाया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों प्रोजेक्ट जोरावर के तहत भारतीय सेना को मिलने वाले लाइट टैंक्स लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस होंगे। आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने हाल ही में यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए कई सारी चीजें ऑब्जर्व की हैं। ऐसे में भारतीय सेना इन म्यूनिशंस को स्टैंडर्ड लाइन ऑफ साइट लॉइटरिंग म्यूनिशन के तौर पर T-90 अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक पर भी लगाएगी। भारतीय सेना का मानना है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन ज्यादा प्रभावशाली होते हैं आर्म्ड यानी कि हथियार UAV की तुलना में, और ये बेहतर तरीके से लक्ष्यों को लोकेट और ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही उन पर स्ट्राइक कर सकते हैं। और यही नहीं, ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है वो स्टेशनरी और मूविंग टारगेट्स को हाई प्रिसीजन के साथ तबाह कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि HAL कैट्स वॉरियर पर काम कर रहा है और इसकी पहली फ्लाइट 2024 के अंत में की जाएगी। लेकिन अब HAL की एक और योजना का खुलासा हुआ है, जिसके तहत HAL एक बड़े ऑटोनॉमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को भी तैयार करेगा, जो कि अनमैन्ड फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें कि अधिकतम लॉन्च वजन के साथ हाई पावर वाला 25 किलो न्यूटन का टर्बो फैन इंजन लगाया जाएगा। और इसका जो इंटरनल वेपन बे है यानी कि आंतरिक हथियार बे, वो 1.2 टन का पेलोड ले जा सकता है, जो कि कैट्स वॉरियर से 2 गुना है। और यही नहीं, इस बड़े ऑटोनॉमस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की जो सर्विस सीलिंग है वो 40,000 फीट होगी और इसका इस्तेमाल दुश्मनों के एयर स्पेस में स्ट्राइक मिशन के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना अब HAL और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के उस ऑफर का मूल्यांकन कर रही है, जिसके तहत बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदला जाना है। इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 12 फ्लाइट रिफिलिंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है HAL को, और ये खरीद 6 के 2 बैचों में मिलेगी। आपको बता दें कि बोइंग 767 एयरक्राफ्ट को फ्यूल ट्रांसफर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो बनाने की लागत है वो है $150 मिलियन। वहीं दोस्तों जो बोइंग का KC-46 है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टैंकर है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसकी कीमत $240 मिलियन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का साफ तौर पर कहना है कि 2 मोर्चों पर जंग यानी कि वॉर ऑन 2 फ्रंट्स के हालात से बचने के लिए सभी क्षेत्रों में प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति के लिए सेना को तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में भी कहा कि सामरिक क्षेत्र, ऑपरेशनल स्तर पर और टेक्निकल स्तर पर भी हमारे लिए ये एक बड़ा सबक है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि वर्तमान में हम इसी संदर्भ में देख रहे हैं कि हमारे पास योजनाएं हैं जो इस बात पर निर्भर करती है कि पहला मोर्चा और दूसरा मोर्चा क्या है। मेजर जनरल पांडे ने कहा कि ये विभिन्न कारकों से जुड़ा है और अपनी तैयारियों के स्तर के संदर्भ में कहें तो हम 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ने की दिशा में तैयारी करते रहेंगे। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के संदर्भ में 2 मोर्चों के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारत के पास क्षमता है और वो उपयुक्त समय पर किसी भी सुरक्षा चुनौती का जवाब देगा। उनकी ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद और पाकिस्तान के सीमा पार आतंकी गतिविधियों के बीच आई है। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पिछले दशकों में टकराव ने लगभग सभी जो अभियानगत स्थिति में वायुसेना की शक्ति के महत्व को रेखांकित किया है। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्तियों में इजाफा करने और संपूर्ण युद्ध क्षमताओं का दोहन करने के लिए एक खाका भी तैयार किया है। उन्होंने बताया कि भारत के पास क्षमता है और कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज उपयुक्त समय पर जवाब देने की इच्छा शक्ति है। उन्होंने बताया कि ये जवाब देने का हम कौशल रखते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हम इसे धार दें और यथासंभव घातक बनाएं। विवेक राम चौधरी ने बताया कि हम तीनों सशस्त्र बलों के प्रयासों को समन्वित करने को उत्सुक भी हैं।
एयर चीफ मार्शल ने आगे बताया कि अजरबैजान और आर्मीनिया के संघर्ष में लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन के इस्तेमाल और रूस यूक्रेन संघर्ष में सशस्त्र ड्रोनों का अत्यधिक उपयोग भविष्य में आने वाली प्रणालियों का संकेत भी देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने तमिलनाडु के अरकोणम में भारतीय नौसैनिक वायु स्टेशन INS राजाली में अशोक रॉय ट्रेनिंग सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स नाम के अत्याधुनिक P8I सिमुलेटर परिसर का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सिमुलेटर परिसर नेवी एयर क्रू और टेक्नीशियंस को प्रशिक्षित करने में सहयोग करेगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक सिमुलेटर की आवश्यकता महसूस की गई थी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उन्नत विमान चलाने वाले पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न ऑपरेशनल मिशनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। ये परियोजना अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दुनिया में अपनी तरह की चौथी और एशिया में पहली परियोजना है और इस सिमुलेटर से P8I के जो एयर क्रू हैं और तकनीकी टीम है उन्हें अत्याधुनिक सिमुलेटर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विमान का सुरक्षित संचालन और रखरखाव करना है। ये सिमुलेटर 3D सॉफ्टवेयर समाधानों के साथ तैयार किया गया है। साथ ही इसमें युद्ध सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। 19 से 21 मई को जापान के हिरोशिमा में G7 नेताओं का समिट होगा। वहीं जो बाइडेन 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। यहां पर बाइडेन जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई PM एंथनी अल्बनीज से मिलेंगे। तीसरा इन पर्सन क्वाड लीडर समिट ऑस्ट्रेलियाई PM के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक के लिए 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जाएंगे। इस दौरान PM मोदी 23 मई को इंडियन डायस्पोरा के बड़े कम्युनिटी इवेंट को सिडनी में संबोधित करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल SM शफुद्दीन भारत की 3 दिन की यात्रा पर आने वाले हैं। वो भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। जनरल शफुद्दीन चेन्नई में कैडेट ऑफिसरों की पासिंग परेड की सलामी लेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तथा थल सेना प्रमुख के साथ बैठक भी करेंगे। यही नहीं, वे रक्षा सचिव और विदेश सचिव के साथ भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के जनरल दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में विचार विमर्श भी करेंगे। वे भारतीय सेना के महत्वपूर्ण संसाधनों को भी देखेंगे। अगली अपडेट भी बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश ने चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के जरिए पूर्वोत्तर से भारत के अन्य भागों तक माल आवाजाही के लिए अपने क्षेत्र के उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इन 2 बंदरगाहों के माध्यम से माल लाने ले जाने की अनुमति देते हुए औपचारिक स्थायी परागमन आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के अन्य हिस्सों के बीच माल ढुलाई की लागत और समय कम हो जाएगा। बांग्लादेश के द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन की अनुमति नहीं होगी और लाया गया सामान बांग्लादेश के बंदरगाहों पर 7 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कहा कि कावेरी अभियान के अंतर्गत सूडान से भारतीयों को सुरक्षित लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और INS सुमेघा 278 लोगों को लेकर पोर्ट सूडान शहर से सऊदी अरब में जेदा के लिए रवाना हो गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि INS तेग भी कावेरी अभियान में शामिल हो गया है। INS तेग अधिकारियों और सूडान में फंसे भारतीयों के लिए आवश्यक राहत सामग्री लेकर पोर्ट सूडान पहुंच गया। सूडान में 3 दिन का संघर्ष विराम लागू होने से विदेशी नागरिकों और स्थानीय लोगों को राजधानी खार्तूम से जाने का मौका मिल चुका है। वहीं WHO ने आगाह किया है कि खार्तूम में जैविक खतरे का बहुत अधिक जोखिम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था जिसमें कि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार ने पाकिस्तान के कंगाल होने का खुलासा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद के पास भारत के खिलाफ लड़ने के लिए गोला बारूद और आर्थिक ताकत की कमी है। इस बयान को लेकर पाकिस्तान के युद्धाभ्यास करने की चेतावनी सामने आ चुकी है। हालांकि सेना ने इस बात से इनकार कर दिया। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने पाकिस्तानी सेना के द्वारा युद्धाभ्यास करने की जानकारी को नकारा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने लड़ाई को भारत के क्षेत्र तक ले जाने की धमकी दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ वर्चुअली शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। वो व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने वाले, जबकि चीन और रूस के रक्षा मंत्री इस हफ्ते दिल्ली के दौरे पर होंगे। SCO के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक 27 अप्रैल को भारत की राजधानी दिल्ली में होगी। भारत ने बैठक के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के साथ साथ अन्य SCO सदस्यों को भी आमंत्रित किया है। वर्तमान में दोस्तों भारत SCO का अध्यक्ष है और इस वर्ष कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जो जुलाई में शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त होंगे। SCO में चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई राज्य भी शामिल है।
चलिए फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।